हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 19 सितंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। देखिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, जब भी वो मेहनत करता है तो उसके लिए वो किस्मत मायने नहीं रखती है, क्योंकि उसे अपनी मेहनत पर विश्वास होता है। अगर वो कम मेहनत करता है तो वो खुद भी जानता है कि वो सफल नहीं हो पाएगा, या उसे जिस चीज़ के लिए वो मेहनत कर रहा है वो उस चीज़ वो उसे नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो कठिन परिश्रम करता है, कठोर मेहनत करता है, तो उसे पता है कि उसकी मेहनत रंग लाएगी और सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए वो किस्मत को ज़्यादा मायने नहीं देता है। इसलिए आप भी किस्मत के भरोसे कम बैठिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि जितना आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतनी चीज़ें आपको सफलता की ओर आगे ले जाएंगी। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि हाई है भारतीय सेना का जोश। झड़प के बाद से 3 महीने में 6 दौरे कर चुके हैं जनरल नरवाने। और दूसरी न्यूज़ है, पहली बार एक दिन में 1 लाख मरीज हुए ठीक। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। भारतीय सेना का जोश हाई है। अब सामने चाहे चालबाज चीन हो या मक्कार पाकिस्तान या फिर दोनों, उत्तरी कमान के क्षेत्राधिकार में आने वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दोनों दुश्मन देशों की नापाक हरकतों से एक साथ निपटने के लिए भारत ने भी पक्की तैयारी कर ली है। थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने के सरहद पर लगातार दौरे सेना की तैयारियों को धार दे रहे हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सेना की उत्तरी कमान की 4 और पश्चिमी कमान की 1 कोर हाई अलर्ट पर है। पूर्वी लद्दाख के गलवन में पिछले कुछ दिनों में चीन से हिंसक झड़प के बाद जनरल नरवाने ने पाकिस्तान व चीन से लगते इलाकों के 3 महीने में 6 दौरे के 4 व जम्मू कश्मीर के 2 कर सेना को ऑपरेशनल मोड पर रखा है। सेनाध्यक्ष स्पष्ट कर चुके हैं कि सेना आर पार की लड़ाई करने को तैयार है। दूसरी न्यूज़ है, पहली बार में एक दिन में 1 लाख मरीज हुए ठीक। देश में पहली बार एक दिन में करीब 1 लाख कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना को मात देने वाले लोगों की संख्या 42 लाख के करीब पहुंच गई है। हालांकि इस दौरान 91,000 से अधिक नए मामले भी सामने आए हैं और कुल संक्रमितों का आंकड़ा भी लगभग 53 लाख हो गया है। वहीं इस महामारी ने अब तक 85,000 से अधिक लोगों की जान भी ले ली है। महामारी के चलते और 1,223 लोगों की मौत हुई है। तो ये नेशनल न्यूज़ थी। अब इंटरनेशनल पेज पर आते हैं। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए, और वो न्यूज़ है, अमेरिका में टिकटॉक के साथ वी चैट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ट्रंप प्रशासन ने रविवार से टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप के अलावा वी चैट को भी रविवार से अमेरिका में डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। दरअसल 6 अगस्त को राष्ट्रपति ट्रंप से प्रतिबंध से संबंधित एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें कहा गया था कि अगर 45 दिन के अंदर इन ऐप का मालिकाना हक नहीं बदला तो प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ताज़ा आदेश उसी परिप्रेक्ष्य में जारी किया गया है। टिकटॉक का मालिकाना हक बीजिंग स्थित चीनी कंपनी वाइट डांस के पास है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक रविवार यानी 20 सितंबर से टिकटॉक और वी चैट को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। दरअसल वाइट डांस टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशन को वहां की कंपनियों के हाथों बेचने की दिशा में बहुत गंभीरता से बात कर रही है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है यहाँ पर FTA होगा। FTA की आड़ में चीन से जारी आयात होगा खत्म। दूसरी न्यूज़ है, ग्राहकों को मोबाइल टैरिफ की सही जानकारी दें कंपनियां, ये स्टेटमेंट दिया है ट्राई ने। और तीसरी न्यूज़ है कि रक्षा में FDI बढ़ोतरी का फैसला आज निर्भरता के लिए। यहाँ पर होगा आत्मनिर्भरता। पहली न्यूज़ से देखते हैं, आसियान देशों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA का फायदा अब चीन नहीं उठा पाएगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 21 सितंबर से सरकार FTA वाले देशों से आने वाले सामानों की सख्त जांच शुरू कर रही है। इसके तहत आयातकों को सोर्स ऑफ ओरिजिनल यानी सामान कहाँ बना है इसका सर्टिफिकेट पेश करना होगा। सरकार ने कहा कि आयातों को FTA से जुड़ी छूट का फायदा तभी मिलेगा जब वह संबंधित साबित करेंगी कि जिस देश से सामान आ रहा है वहाँ उसमें कम से कम 35% वैल्यू एडिशन हुआ है।
सरकार ने पिछले महीने ही इन नियमों को अधिसूचित कर दिया था, जिसे 21 सितंबर से लागू किया जा रहा है। अभी दक्षिण पूर्वी एशिया के संगठन के चुनिंदा सदस्यों के रास्ते चीन अपना सामान भारत में भेज रहा है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात के मामले में आसियान देशों के रास्ते चीनी वस्तुएं आ रही हैं। आसियान के साथ भारत का एफटीए है। इस कारण इन देशों से आने वाले सामान पर भारत में शुल्क नहीं लगता है या अधिकतम 5% शुल्क देना पड़ता है। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और वियतनाम जैसे देशों के रास्ते चीन का सामान भारत आ रहा था, क्योंकि इनका चीन के साथ भी एफटीए है। सोर्स ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट में उत्पादन का मूल्य व उसकी विशेषताएं समेत अन्य प्रमुख जानकारियां होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, ग्राहकों को मोबाइल टैरिफ की सही जानकारी दे कंपनियां। दूरसंचार कंपनी अब अपने मोबाइल टैरिफ प्लान में अस्पष्ट और भ्रामक शर्तें नहीं रख सकेंगी। दूरसंचार नियामक ट्राई ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों द्वारा टैरिफ योजनाओं के प्रकाशन और विज्ञापन के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसमें ग्राहकों को यह निर्णय लेने में मदद मिलेगी कि उनके कौन से प्लान बेहतर है और उसके तहत उन्हें क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। ट्राई ने नियमों को सख्त करते हुए कंपनियों से कहा है कि वे 15 दिनों के भीतर अपने सभी ग्राहकों के लिए उनसे संबंधित टैरिफ और अन्य अधिकारी जानकारियां प्रकाशित करें। उन्हें ये सभी जानकारियां अपने कस्टमर केयर सेंटर, बिक्री की जगहों, खुदरा दुकानों समेत ऐसे सभी केंद्रों पर देनी होगी जहां कंपनी और ग्राहक का सीधा संपर्क होता हो। ट्राई का ग्राहकों केंद्रित यह कदम इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मोबाइल टैरिफ की जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को अक्सर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी कई बार इतनी अधिक होती है कि ऐसे में खुद छुपे हुए होते हैं और जिन्हें ग्राहक आसानी से समझ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, रक्षा में एफडीआई बढ़ोतरी का फैसला आत्मनिर्भरता के लिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ही इसमें ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई निवेश की सीमा 74% तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। उन्होंने शुक्रवार को बताया कि रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को आसान बनाने के सरकार के फैसले से उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और इस प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रीय हितों तथा सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाएगा। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को मंजूरी देने से पहले उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के पैमाने पर जांच की जाएगी। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल है हमारे लिए। पहला आर्टिकल है, सवालों के घेरे में अमेरिकी श्रेष्ठता। जो देश गवर्नेंस और मानवाधिकार पर शेष विश्व को भाषण देता हो, जो एक सदी से खुद को दुनिया का नेतृत्व करता मानता हो, वह अपनी आंतरिक समस्याओं से निपटने में नाकामी दिखा रहा है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हर्ष वी पंत द्वारा। दूसरा आर्टिकल है, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सोच संस्कृति को बढ़ाने वाली शिक्षा नीति। तो और ये आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा द्वारा। तीसरा आर्टिकल है, संध्या के बीज बोने का काम। यहाँ पर होगा संदेह के बीज बोने का काम। बिहार की विकास योजनाओं के लोकार्पण में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजनाएं दी हैं, उसमें अब चुनावों को लेकर ये घोषणा की गई है, ऐसा बोला जा रहा है। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की घड़ी नज़दीक आ रही है, तब वहाँ कुछ भी सही होता नहीं दिख रहा है। उदार लोकतंत्र की मिसाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वहाँ नवंबर में आने वाले जनादेश का सम्मान किया जाएगा। उसमें हिंसा भड़कने का डर है, जो पहले ही ध्रुवीकरण को हवा दे रही है। असल में कुछ मोर्चों पर हालात हाथ से फिसल गए हैं, जैसे कोविड-19 से निपटने को लेकर वाशिंगटन की रणनीति। यह इतनी लापरवाही भरी रही कि कोई अमेरिका से जवाब की आस नहीं लगा रहा है। जनवरी में चीन के वुहान से कोरोना वायरस से फैली बीमारी फरवरी के अंत तक एक वैश्विक महामारी में बदल गई। कारगर उपचार के अभाव में उससे निपटने के लिए समूची अर्थव्यवस्था को बंद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। परिणाम स्वरूप आज अमेरिका में कारोबारी बेरोजगारी और समस्या महामंदी के स्तर जितना विकराल हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका में करीब 1 लाख छोटे उद्यमी बंदी के कगार पर हैं। वहीं व्यापार एवं तकनीक के मोर्चे पर चीन से संघर्ष वैश्विक राजनीति का बुनियादी टकराव बन गया है, जिसमें सुलह की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अमेरिका में कोरोना अभी भी कोहराम मचाए हुए है, जिससे राहत के दूर दूर तक आसार
नहीं दिख रहे हैं। इस महामारी से होने वाली क्षति को कम करने में राजनीतिक नेतृत्व लाचार दिख रहा है। देश में अमेरिका द्वारा खुद के लिए गढ़ी गई वैश्विक नेता की छवि तार तार होती दिख रही है। अमेरिका में विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है, जिसमें अमेरिकी समाज और अधिक ध्रुवीकृत होता जा रहा है। ऐसे कठिन हालात में राजनीतिक नेतृत्व लोगों को एकजुट करने और देश को एक साथ लाने में इच्छुक नहीं दिख रहा। दरअसल यह चुनावी दौर है, जिसमें ऐसे में अपने अपने वोट बैंक को साधना ही आवश्यक है। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इसे कानूनी व्यवस्था की समस्या के रूप में पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों पर ऐसे तल्ख शब्दों के जरिए हमला किया है कि एक मृत डेमोक्रेट ही वास्तव में बढ़िया डेमोक्रेट होता है। कोविड-19 महामारी के परिणाम बढ़ती सामाजिक आर्थिक विषमता, राष्ट्रवाद का उफान और नस्लीय तनाव का मिश्रण अमेरिका को किस प्रकार से आकार देगा, इसकी अपने अपने ढंग से कल्पना की जा रही है। कुछ लोग इसे इस रूप में देख रहे हैं कि अब वैश्विक मामलों में अमेरिका सर्वोच्चता का अंत हो चुका है। यह भले सच हो या ना हो, परंतु अमेरिका में स्वयं को उभारने की अथाह आंतरिक क्षमता है। इसे उसने अतीत में प्रदर्शित भी किया है। ऐसा लगता है कि अमेरिका और अधिक ध्रुवीकृत होगा और उसकी राजनीति में टकराव भी बढ़ेगा। यह शब्द शायद ऐसा पड़ाव है कि भारत आंतरिक दुश्वारियों से निपटने में अमेरिका को एकाग्र सलाह दे सकता है। भारत में तमाम लोगों के लिए देश के आंतरिक मसलों पर अमेरिका आलोचना एक बड़ा संकेत होती है। पश्चिमी मीडिया में किसी एक आलेख से ही यह मान लिया जाता है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में गड़बड़ी कर रहा है। वह वक्त आ गया है कि अब भारत की उपलब्धियों को लेकर अधिक आत्मविश्वास का परिचय दें और भारत के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप की अनदेखी के साथ ही उसकी आवश्यक भर्त्सना भी करें। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। सोच संस्कृति को बढ़ावा देने वाली शिक्षा। देश को 34 वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नया कदम है। यह शिक्षा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करेगी। नई शिक्षा को अब हमें मिलजुल कर प्रभावी रूप से लागू करना है। नई शिक्षा नीति 2020 में भारत के विश्वविद्यालय विदेशों में अपने कैंपस खोल सकते हैं। विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोल सकते हैं, मिलकर कार्य कर सकते हैं। यह नीति सभी श्रेणी एवं वर्गों के विश्वविद्यालयों को समानता या विद्यार्थियों को समानता पूर्वक गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्रदान करेगी। स्कूली शिक्षा ही विश्वव्यापी उच्च शिक्षा का आधार होगी। इसमें पहले दिन से रोजगार मुक्त शिक्षा की बात है। नीति का उद्देश्य है कि छात्र रोजगार पा सकें अथवा रोजगार देने वाले बने। अच्छा शोध, अच्छी उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शोध संस्था बनाया जाएगा। बड़े संस्थान छोटे संस्थानों में मेंटर बनकर शोध को सुधारेंगे। इस नीति का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण करना है। इसका ढांचा विश्व स्तरीय है, परंतु आत्मा भारतीय है। आज के इंटरनेट युग में सूचनाओं की बाढ़ आ गई है। किसे ग्रहण करना है, किसे नहीं, इसका भी शिक्षा नीति में ख्याल रखा गया है। इस नीति में मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री के माध्यम से छात्र अपनी सुविधानुसार किसी कोर्स में प्रवेश ले सकेंगे। जरूरत मुताबिक बीच में छोड़कर दोबारा भी पढ़ाई कर सकते हैं। उच्च शिक्षा को स्ट्रीम से मुक्त करके मल्टीपल एग्जिट तथा मल्टीपल एंट्री और एकेडमिक क्रेडिट बैंक के जरिए छात्र विभिन्न विषयों के अध्ययन कर सकते हैं। पहले की शिक्षा नीति में शोध को शिक्षा से अलग करने की जो त्रुटि हुई थी, उसे सुधारना है। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध बढ़ाना है। भारत में प्रति 1 लाख पर 50 शोधार्थी हैं, जबकि अमेरिका में 432, चीन में 111, इजराइल में 825। शोध संस्कृति को रफ्तार देने के लिए हमें एक रिसर्च इकोसिस्टम बनाना होगा। हर स्तर पर छात्रों को शोध से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय शोध संस्थान, नवाचार और बहुआयामी शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत में शोध फेलोशिप सर्वाधिक दिए जाने के बावजूद शोध का स्तर अच्छा नहीं है। लिहाजा राष्ट्रीय शोध संस्था के माध्यम से सबको एक छतरी के नीचे एक रूप में देखकर एक नीति बनाई जाएगी। अच्छे शोध के लिए रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग्स, कार्यशाला, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस आयोजित हो। टीचर एसोसिएट की व्यवस्था की जाए ताकि छात्र शोध के लिए आगे आएं। शिक्षण संस्था आपस में गठजोड़ करें। लॉकडाउन में नई शिक्षा नीति के इस उद्देश्य को तेजी से बढ़ाने में काफ़ी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षकों ने टेक्नोलॉजी को शिक्षण में तेजी से अपनाया है। हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग जारी रखना है। इससे अच्छे टीचर उपलब्ध हो सकेंगे, अच्छा कंटेंट भी छात्रों को मिल सकेगा। नेक्स्ट है
संदेह के बीज बोने का काम। बिहार की विकास योजनाओं के लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा से पारित कृषि विधेयक का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों को जिस तरह निशाने पर लिया है, उससे साफ है कि उन्हें इसका आभास हो रहा है कि यह मामला एक राजनीतिक मामला बनता जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस को खास तौर पर निशाने पर लिया तो इसके पीछे पर्याप्त कारण है। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में यह दर्ज किया था कि यदि वह सत्ता में आई तो कृषि उत्पाद बाजार समिति कानून यानी एपीएमसी एक्ट को खत्म करने के साथ कृषि उत्पादों को खरीद बिक्री को प्रतिबंधों से मुक्त करेगी। अब जब यही काम किया जा रहा है तो कांग्रेस विधेयक विरोध का झंडा बुलंद कर रही है। यह सस्ती राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। कांग्रेस का यह रवैया नया नहीं है। उसने यही काम नागरिकता संशोधन कानून के मामले में भी किया था। एक समय इस कानून में जैसे संशोधन की मांग उसके नेता संसद में कर रहे थे, वैसे संशोधन जो हो जाने पर उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया था। जैसे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोगों को भड़काने में कांग्रेस सबसे आगे रही, उसी तरह कृषि विधेयकों के खिलाफ भी वह किसानों को उकसाने में चढ़कर सक्रिय है। यह पंजाब में कांग्रेस की ओर से कृषि विधेयकों के उग्र विरोध को हवा देने का ही परिणाम रहा कि शिरोमणि अकाली दल भी उससे होड़ लेने के लिए आगे आ गया। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए, और वो न्यूज़ है कि खेल महासंघों को मान्यता देने पर अब तक नहीं हुआ है फैसला। 57 राष्ट्रीय खेल महासंघों को प्रोविजनल वार्षिक मान्यता देने के मामले में केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अब तक खेल महासंघों को मान्यता देने पर फैसला नहीं लिया गया है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली व न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने कहा कि मान्यता देने का फैसला होने पर इसकी जानकारी पीठ के समक्ष रखी जाएगी। केंद्र सरकार ने पीठ को उक्त जानकारी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खेल महासंघों को मान्यता देने से पहले केंद्र सरकार को हाई कोर्ट की सहमति लेने की जरूरत नहीं है। याचिका पर अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। तो ये आज का यानी 19 सितंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।